So hey and welcome back to my channel guys. This is me Ekta Mishra and today we are going to start chromosomal theory of inheritance. Okay, so let's get started. Mendel published his work on inheritance of characters in 1865, but several reasons it remained unrecognized till 1900. तो मेंडल ने अपने काम को 1865 में पब्लिश किया, ठीक है, बट कुछ कारणों की वजह से उनका काम अनरिकॉग्नाइज रहा 1900 तक, ठीक है। और वो कुछ रीजंस क्या थे? फर्स्टली, कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी एज इट इज़ नाउ इन दोज डे, ओके, एंड हिज वर्क कुड नॉट बी वाइडली पब्लिसाइज्ड। अब देखिए क्या हुआ, उस टाइम पे जो कम्युनिकेशन था वो इतना आसान नहीं था, ठीक है, जैसे कि आज के समय में है। इसलिए मेंडल का जो वर्क था वो वाइडली पब्लिश्ड नहीं हो पाया, ठीक है। सेकेंडली, हिज कॉन्सेप्ट ऑफ जीन फैक्टर इन मेंडल्स वर्ल्ड एज स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट्स दैट कंट्रोल्ड द एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट्स। अब देखिए, सबसे पहले मेंडल ने बोला जो जीन्स होती हैं वो स्टेबल होती हैं, ठीक, मीन्स अगर हम छोटे हैं, ठीक है, और जब तक हम एडल्ट हुए तब तक ऐसा नहीं होता कि जो हमारी जीन्स है उसमें कुछ चेंजमेंट आ जाए, मीन्स जीन्स हमारी स्टेबल रहती है, ठीक है। इसके अलावा मेंडल ने बोला जो जीन्स होती हैं वो डिस्क्रीट यूनिट में होती हैं। अब डिस्क्रीट यूनिट मीन्स सेपरेट पार्ट ऑफ समथिंग लार्ज, मतलब कुछ बहुत बड़े चीज़ का एक छोटा सा सेपरेट पार्ट, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आपका घर हो गया, ठीक है, आपके घर का एक छोटा सा पार्ट क्या होगा? आपका रूम होगा। तो रूम क्या हुआ? एक डिस्क्रीट यूनिट हो गया, ठीक है। अब तो मेंडल ने जीन को क्या बोला? डिस्क्रीट यूनिट, इसलिए क्योंकि जो जीन है वो सेपरेट पार्ट है, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स हैं किसी बड़े स्ट्रक्चर के, और वो बड़ा स्ट्रक्चर क्या है? क्रोमोसोम। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि जो क्रोमोसोम है वो क्या है, मतलब क्रोमोसोम का छोटा छोटा पार्ट क्या है? जीन है, क्योंकि जीन कहाँ पाया जा रहा है? क्रोमोसोम के अंदर पाया जा रहा है, ठीक है। तो मेंडल ने बोला कि जो जीन्स होती हैं वो स्टेबल होती हैं और डिस्क्रीट यूनिट में होती हैं, ठीक है, जो किसी भी ट्रेड और कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करती हैं, ठीक है। ऑफ द पेयर ऑफ एलील्स विच डिड नॉट ब्लेंड विथ ईच अदर वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाई द कंटेम्पररीज एज एन एक्सप्लेनेशन फॉर द अपरेंटली कॉन्टीन्यूअस वेरिएशन सीन इन नेचर। फिर मेंडल ने बोला जो पेयर्स ऑफ एलील होती हैं वो कभी भी ब्लेंड नहीं होती हैं आपस में। जैसे अगर आपके पास कैपिटल टी है और स्मॉल टी है तो ये आपस में कभी मिक्स नहीं होंगी, ठीक है। अब यहाँ पर वर्ड आया है कंटेम्परीज, ठीक है, मतलब ऐसे लोग जो उसी फील्ड में काम कर रहे थे जिस फील्ड में मेंडल काम कर रहे थे, ठीक है। तो जब मेंडल ने ये सारी चीज़ें बताई तो जो कंटेम्परीज थे उन्होंने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, मतलब मेंडल के बोले हुए चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। उन्होंने क्या बोला कि मेंडल ने बोला था कि जीन स्टेबल होती हैं और डिस्क्रीट यूनिट में होती हैं। दूसरी चीज़, जो एलील्स होते हैं वो पेयर्स में होते हैं, ठीक है, और वो आपस में कभी ब्लेंड नहीं होती हैं, मतलब मिक्स नहीं होती हैं। पर यहाँ कंटेम्परीज का ये कहना है कि यहाँ नेचर में कॉन्टीन्यूअस वेरिएशन आती हैं, ठीक है, इसलिए बाकी लोगों ने मेंडल के इस काम को मतलब नहीं माना, एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि इन लोगों का कहना था कि जब जीन स्टेबल है तो वेरिएशन नहीं आनी चाहिए नेचर में, ठीक है। तो बहुत वाहियात चीज़ बोली इन्होंने, लेकिन फिर भी चलो। थर्डली, मेंडल्स अप्रोच ऑफ यूजिंग मैथमेटिक्स टू एक्सप्लेन बायोलॉजिकल फिनोमेना वॉज टोटली न्यू एंड अनएक्सपेक्टेबल टू मैनी ऑफ द बायोलॉजिस्ट ऑफ हिज टाइम। देखिए, उस टाइम पे मेंडल ने बायोलॉजिकल फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए मैथमेटिक्स का यूज़ किया था। अब ये सारी चीज़ें जो थी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा नई थी, और उस टाइम पे जो बायोलॉजिस्ट थे वो लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। मतलब उनका कहना था कि भाई बायो अलग चीज़ है, मैथ अलग चीज़ है, आप बायो को मैथ में कैसे घुसा सकते हैं, ठीक है, मतलब मैथ को बायो में कैसे घुसा सकते हैं। बट देखिए, जो आपने मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ा उसमें जो रेशियो आता है वो बेसिकली क्या है? मैथमेटिक्स का ही यूज़ किया गया है उसमें, ठीक है। Finally, though Mendel's work suggested that the factors
were discrete unit, he could not provide any physical proof for the existence of factor or say what they were made of। देखिए उस टाइम पे मेंडल ने बोला कि जो जीन होती है वो डिस्क्रीट यूनिट में होती है, ठीक है, बट मेंडल को ये नहीं पता था कि ये जीन बॉडी या फिर सेल में कहाँ होती हैं, मीन्स उसका कोई फिजिकल प्रूफ ये मेंडल नहीं दे पाए, किसका, जीन का। और जीन किस चीज़ से बनी हुई होती है ये भी मेंडल नहीं बता पाए। तो इस वजह से मेंडल का जो काम था वो लोगों को ज़्यादा, मतलब लोगों ने उस मेंडल के काम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी। मतलब उनका ये कहना था कि भाई ये मतलब लॉजिक ही नहीं है जो चीज़ ये कह रहे हैं। पहले ये कह रहे हैं कि जो जीन होती है वो क्या होती है, वो डिस्क्रीट यूनिट होती है, ठीक है, स्टेबल होती है, तो वेरिएशन क्यों आते हैं, ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो गया। उन्होंने बोला कि जो जीन होती है उसमें क्या होता है कि जीन डिस्क्रीट यूनिट में होती है, बट ये नहीं बता पाए कि ये सेल या फिर बॉडी में कहाँ पाई जा रही है या फिर ये जीन किस चीज़ की बनी हुई है। तो जब किसी भी चीज़ पे आप कोई चीज़ प्रूव करते हैं और उसमें क्वेश्चन मार्क लगता है और आप उस चीज़ को नहीं प्रूव कर पाते तो वो चीज़ इलॉजिकल हो जाती है, मतलब मानी नहीं जाती है, ठीक है। और साइंस में क्या है कि अगर आप प्रूफ देंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक्सपेरिमेंट करने के बाद आप प्रूफ देंगे उस चीज़ का, तभी यहाँ पे वैलिड होगा, मतलब साइंस में कुछ ऐसा है, तो होना भी चाहिए। तो मेंडल ने ये सारी चीज़ें नहीं बता पाए, वो असमर्थ थे बताने में, इसलिए उनके काम को इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया, ठीक है। इन 1900 3 साइंटिस्ट, अब 1900 में 3 साइंटिस्ट आते हैं। पहला है डी वेरीज, दूसरे हैं कॉरेंस और तीसरे हैं वॉन शेकमार, ठीक है। इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर्ड मेंडल्स रिजल्ट ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स। 1900 में 3 साइंटिस्ट आए, ठीक है, उन्होंने इंडिपेंडेंटली मेंडल के रिजल्ट को रीडिस्कवर किया था, ठीक है। Also by this time due to advancement in the microscopy that were take place, scientists were able to carefully observe cell division। तो 1900 के टाइम पे जो माइक्रोस्कोपी की टेक्नोलॉजी थी वो काफ़ी एडवांस हो चुकी थी, ठीक है। तो इस वजह से क्या था कि साइंटिस्ट केयरफुली सेल डिवीज़न को ऑब्जर्व कर सकते थे, ठीक है। दिस लीड टू द डिस्कवरी ऑफ स्ट्रक्चर इन अ न्यूक्लियस दैट अपेयर्ड टू डबल एंड डिवाइड जस्ट बिफोर ईच सेल डिवीज़न। अब इसकी वजह से एक स्ट्रक्चर की डिस्कवरी हुई, ठीक है, और वो स्ट्रक्चर कहाँ पे मिल रहा था, मतलब वो स्ट्रक्चर न्यूक्लियस में मिल रहा था, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियस में मिल रहा था ये तभी दिखता है जब सेल डिवीज़न होने वाला होता है, ठीक है, और सेल डिवीज़न होने से पहले ये स्ट्रक्चर डबल हो जाता है और फिर डिवाइड हो जाता है। मतलब कहने का मतलब है, आप एग्जाम्पल से आपको बता रहे हैं, देखिए आपके पास कोई, ये है आपके पास सेल, ठीक है, ये आपकी हो गई सेल। सेल के अंदर आपका क्या है, कुछ बड़ा बनाते हैं, आपके पास ये हो गई सेल। सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाएगा आपका, क्रोमोसोम। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम पाया जाएगा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसकी बात हो रही है, किसकी, इसकी बात हो रही है, क्रोमोसोम की। अब सेल डिवीज़न होने वाला है, ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर की एक और कॉपी बनेगी और ये सेल डिवीज़न से पहले क्या होंगे, डिवाइड हो जाएंगे, मतलब पहले डबल होगा फिर डिवाइड होगा। तो इससे देखिए अगर डबल कॉपी बनी तो यहाँ पे 2 क्रोमोसोम बने, ठीक है। अब ये डबल होने के बाद यहाँ पे डिवाइड हो जाएंगे, डिवाइड होने पे ये क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, ये अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम, और यही यहाँ पे लिखा गया है। These were called chromosome, colored bodies as they were visualized by staining। अब इस स्ट्रक्चर को हम क्रोमोसोम बोलते हैं, ठीक है। क्यों, मतलब इसको हम क्यों बोलते हैं, कलर्ड बॉडीज़ क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कलर बॉडीज़ होती हैं। देखिए जब हमें क्रोमोसोम को देखना होता है, ठीक है, तो हम उसे क्या करते हैं, स्ट्रेन करते हैं, क्योंकि हमें वैसे ही विजुलाइज नहीं कर पाएंगे, उसको देख नहीं पाएंगे, हमें उसको स्ट्रेन करना होगा, ठीक है। स्ट्रेन करने के बाद वो हमको कैसी दिखती है, कलर बॉडीज़ की तरह दिखती है, ठीक है। बाई 1900 द क्रोमोसोम मूवमेंट ड्यूरिंग मियोसिस हैड बीन वर्कड आउट। अब देखिए 1902 में क्या हुआ, मियोसिस जो एक सेल डिवीज़न होती है, ठीक है, उस सेल डिवीज़न में क्रोमोसोम के मूवमेंट को स्टडी किया गया, ठीक है।
Sutton and Vovry noted that the behavior of chromosomes was parallel to the behavior of gene and used chromosome movement to explain Mendel's law. यहाँ पे दो साइंटिस्ट आए हैं, सुटन एंड वोवरी. इन्होंने देखा कि जो क्रोमोसोम होती है उसका बिहेवियर सेम होता है जीन की तरह. जैसे जीन का बिहेवियर होता है वैसे क्या होता है, क्रोमोसोम का बिहेवियर होता है. क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम के अंदर क्या पाए जा रहे हैं, जीन पाए जा रहे हैं. तो जीन का फिर क्या होगा, जैसे क्रोमोसोम का भी बिहेवियर होगा जीन का भी बिहेवियर होगा. ठीक है. तो फिर इन साइंटिस्ट ने क्रोमोसोम मूवमेंट की हेल्प से मेंडल्स के लॉ को एक्सप्लेन किया. ठीक है. रिकॉल दैट यू हैव स्टडीड द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग माइटोसिस यानी इक्वेशनल डिवीजन एंड ड्यूरिंग मियोसिस यानी रिडक्शनल डिवीजन. कह रहा है कि आप याद करिए, आपने 11th में पढ़ा था, सॉरी 11th में नहीं, हाँ 11th में ही पढ़ा था. आपने 11th में पढ़ा था कि क्रोमोसोम के बिहेवियर को, ठीक है, आपने 11th में पढ़ा था क्रोमोसोम के बिहेवियर को ड्यूरिंग माइटोसिस एंड मियोसिस. ठीक है. तो आप उस चीज़ को याद करिए. द इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर दैट क्रोमोसोम्स एज वेल एज जीन अकर इन पेयर. अब आपको पता है कि क्रोमोसोम और जीन्स क्या होती है, हमेशा पेयर में होती हैं. ठीक है. द two alleles of a gene pair are located on homologous site on a homologous chromosome. अब देखिए ये क्या है, ये दोनों पेयर में है तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, होमोलोगस. ठीक है. पेयर में है इसीलिए इसको हम होमोलोगस बोलते हैं. अब ये जो है ये आपका होमोलोगस साइट है. ठीक है. होमोलोगस साइट है और ये होमोलोगस साइट पे जो एलील्स आपकी जुड़ेंगी, ठीक है, मतलब जो जीन के पेयर होंगे वो यहाँ पे जुड़ेंगे. ठीक है. तो आपका ये एक क्रोमोसोम हो गया, एक दूसरा क्रोमोसोम हो गया. ठीक है. जीन जो होते हैं वो क्या होते हैं, पेयर में होते हैं. ठीक है. तो एक जीन एक क्रोमोसोम पे लग जाएंगी और दूसरी जीन दूसरे क्रोमोसोम पे लग जाएंगी. मतलब एक जीन इस पे लग जाएगी, दूसरी जीन इस पे लग जाएगी. ठीक है. सो आगे बढ़ते हैं. जैसे यहाँ पे दिया गया है आपका फिगर, ये आपका G1 फेज़ है. G1 फेज़ के बाद आपका आता है S फेज़, फिर G2 फेज़ आता है, फिर मियोसिस फर्स्ट आता है जिसको एनाफेज़ बोलते हैं, मियोसिस सेकंड. ठीक है. फिर आपका जर्म सेल यानी आपका क्या फिर बनता है, गैमीट. ठीक है. तो यहाँ पे दिया गया है वही आपका फिगर दिया गया है और एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया गया. अब यहाँ पे लिखा है कि कंपैरिजन बिटवीन द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम एंड जीन. जीन और क्रोमोसोम के बिहेवियर के बिटवीन मतलब के बीच में क्या किया गया है, कंपैरिजन किया गया है. अब देखिए जो जीन होती हैं और या फिर जो क्रोमोसोम होते हैं अकर इन पेयर, दोनों पेयर्स में होते हैं, अभी आपको बताया. फिर यहाँ पे लिखा है सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमीट. गैमीट बनने के टाइम पे क्या होते हैं, ये गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे ये सेग्रीगेट कर जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं. सेम चीज़ यहाँ पे लिखी है कि सेग्रीगेट एट गैमीट फॉर्मेशन एंड ओनली वन ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू द गैमीट. और एक पेयर चला जाता है गैमीट में. ठीक है. सो आपका यहाँ पे लिखा गया है. तो ये सारी चीज़ें उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है बट हाँ आप पढ़ सकते हैं. ठीक है. ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट द टू क्रोमोसोम पेयर can align at the metaphase plate independently of each other. अब देखिए हम फिगर 4.9 में देखे हैं, मतलब देखा हमने, तो हम देखेंगे कि मियोसिस फर्स्ट के एनाफेज स्टेज में, ठीक है, मियोसिस फर्स्ट के एनाफेज स्टेज में 4.9 आपका 5.9 लिखा है बट हाँ ये है जो नई NCERT की बुक है ना, तो उसमें चेंज है इसलिए यहाँ पे 4.9 लिखा है. उसमें जो दो पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है, वो क्या है, अलाइन हो जाते हैं मेटाफेज प्लेट में. देखिए अलाइन मीन्स जुड़ जाना आपस में, तो ये देखिए जुड़े आपको लग रहे हैं. ठीक है. ये आपका स्ट्रक्चर है. और मेटाफेज प्लेट किसे कहते हैं आपको अभी आगे बताएंगे. ठीक है. अलाइन मीन्स होना, जैसे कि ये आपका न्यूक्लियस है और ये आपका क्या है, एक मिनट, ये आपका क्या हो गया, क्रोमोसोम, और फिर ये आपका ये क्रोमोसोम. तो ये बीच दोनों क्या हो जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं. मियोसिस फर्स्ट के मेटाफेज में जो दो पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम हैं वो बीच में आ जाते हैं, मतलब यहाँ पे बीच में आ जाते हैं. ठीक है. उसी को हम क्या बोलते हैं, मेटाफेज प्लेट बोलते हैं. ठीक है. टू अंडरस्टैंड दिस कंपेयर द क्रोमोसोम्स ऑफ 4 डिफरेंट कलर इन अ लेफ्ट एंड राइट कॉलम. तो आप कंपेयर करिए
ठीक है। 4 डिफरेंट क्रोमोसोम्स यहाँ पे कलर दिया गया है, येलो दिया गया है आपका, ऑरेंज, ग्रीन एंड रेड दिया गया है। तो आप इसको क्या करिए, कंपेयर करिए और फिर देखिए आराम से इसको क्या करिए, इसमें क्या क्या आपकी हो सकती हैं पॉसिबिलिटीज़, उसको कंपेयर करके देखिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हालांकि ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब हम इस कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, इसलिए क्रोमोसोम को 4 डिफरेंट कलर्स में मतलब यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, इन द लेफ्ट कॉलम पॉसिबिलिटीज फर्स्ट, लेफ्ट कॉलम में पॉसिबिलिटीज फर्स्ट आपकी दी गई है। ऑरेंज एंड ग्रीन इज सेग्रीगेटिंग टुगेदर बट इन अ राइट कॉलम में आपकी पॉसिबिलिटी सेकंड दी गई है। द ऑरेंज क्रोमोसोम इज सेग्रीगेटिंग विथ अ रेड क्रोमोसोम। ठीक है, तो जब मेटाफेज प्लेट बनती है, ठीक है, उसके बाद मियोसिस सेकंड के एनाफेज में क्या होता है, मेटाफेज प्लेट जो होती है वो सेपरेट हो जाती है और ये मेटाफेज प्लेट मियोसिस फर्स्ट के एनाफेज में बनती है। ठीक है, अब ये क्रोमोसोम में 2 पॉसिबिलिटीज़ दी गई हैं, मतलब ये क्रोमोसोम 2 पॉसिबिलिटीज़ से सेपरेट हो रही हैं। कौन कौन सी यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, आप इस डायग्राम को विजुलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं। अब हमारा आता है सुटन वोवरी आर्ग्यूड दैट द पेयर एंड सेपरेशन ऑफ अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम वुड लीड टू सेग्रीगेशन ऑफ अ पेयर ऑफ फैक्टर दे कैरीड। अब देखिए, सुटन एंड वोवरी ने बोला कि जो क्रोमोसोम का पेयर होता है वो सेपरेट या फिर सेग्रीगेट होता है। ठीक है, तो उस टाइम पे जो पेयर ऑफ फैक्टर्स या फिर जीन है वो भी सेग्रीगेट हो जाती हैं। ठीक है, सुटन united the knowledge of chromosomal segregation with Mendelian principle and called it the chromosomal theory of inheritance। अब देखिए क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन की नॉलेज को, ठीक है, मेंडल के प्रिंसिपल के साथ जोड़ दिया। ठीक है, मतलब क्रोमोसोम के सेग्रीगेशन की नॉलेज को उन्होंने मेंडल के प्रिंसिपल के साथ जोड़ दिया और फिर वो उन्होंने क्या दिया, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया। ठीक है, तो ये भाई साहब बहुत चालाक थे। ठीक है, बहुत चालाक के निकले। इन्होंने क्या किया, अपने जो ये क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन का थोड़ा सा 2 लाइन का कॉन्सेप्ट दिया, उसके बाद से मेंडल के प्रिंसिपल के साथ जोड़ के ये अपनी एक थ्योरी दे दी। कौन सी, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, Following the synthesis of idea, experimental verification of the chromosomal theory of inheritance by Thomas Hunt Morgan and his colleague led to discovering the basis for the variation that sexual reproduction proceed। अब क्या था, वेरिएशन कैसे आती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से। ठीक है, ये हमें पता लग गया। अब इसको प्रूव भी करना था, तो उन्होंने एग्जाम्पल लिया किसका, ड्रोसोफिला मेलानोजेस्टर का। ठीक है, Morgan worked with the tiny fruit fly Drosophila melanogaster which were found very suitable for a such study, जो कि इस स्टडी के लिए बहुत सुटेबल पाई गई। ठीक है, They could be grown on a simple synthetic medium in a laboratory। अब क्या होता है कि ये सिंपल सिंथेटिक मीडियम में, मतलब लेबोरेटरी में आसानी से क्या हो जाती हैं, ग्रो कर जाती हैं। ठीक है, They complete their life cycle in about 2 weeks, और ये अपनी लाइफ साइकिल 2 वीक्स यानी 14 दिन में कंप्लीट कर जाती हैं। ठीक है, एंड अ सिंगल मेटिंग कुड प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी फ्लाइज। अब मेल एंड फीमेल के बीच में सेक्सेस का यहाँ पे क्या है, डिफरेंशिएशन है। ठीक है, वो आगे है, बट यहाँ पे लिखा है कि जो सिंगल मेटिंग से क्या होता है, हमको कई सारे लार्ज नंबर्स ऑफ प्रोजेनी मिल जाती है, किसकी, फ्लाइज की। ठीक है, ऑल्सो देयर वॉज अ क्लियर डिफरेंशिएशन ऑफ सेक्सेस। यहाँ पे जो सेक्सेस का है वो क्लियर डिफरेंशिएशन मतलब है। क्यों, क्योंकि जो मेल है और फीमेल है उसको हम आँखों से देख के पता लगा सकते हैं। क्यों, देखो भाई, जो मेल होती है वो छोटी होती है, फीमेल भाई बड़ी होती हैं। लेकिन अपने घर में क्या होता है, फीमेल क्या हो जाती है, फीमेल छोटी हो जाती है बट मेल बड़े हो जाते हैं। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे भाई मेल छोटा हो जाता है, मेल का कोई राज नहीं चलता है, यहाँ पे फीमेल का राज चलता है, भाई बड़ी होती है। ठीक है, फीमेल की बात मानता है मेल। द मेल एंड फीमेल फ्लाइज आर ईजली डिस्टिंगेबल। तो इसको हम देख के पता लगा सकते हैं, अगर ये छोटी होगी तो फिर ये मेल होगी और ये बड़ा होगा तो फिर ये फीमेल होगा। ठीक है, ऑल्सो इट हैज़ मैनी टाइप ऑफ हेरिडिटी वेरिएशन दैट कैन बी सीन विथ लो पावर माइक्रोस्कोप। ठीक है, अब इसमें जो मेल एंड फीमेल है उसको हम देखकर पता लगा सकते हैं। ठीक है,
अब इसमें जो वेरिएशन आएगी इसको हम लो पावर ऑफ माइक्रोस्कोप से देखकर पता लगा सकते हैं। तो ये आपका है ड्रोसोफिला मेलानोजेस्टर, ठीक है, ये आपका मेल है, ये आपका फीमेल है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये डायग्राम दिया गया है किसका, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम का, ये आप देख सकते हैं। एंड आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। आगे हमको पढ़ना है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। सो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। पढ़ते रहिए, धन्यवाद, बाय बाय।